मेथड ऑफ एनालिसिस में दो टाइप के मेथड आएंगे। और लेकिन ध्यान रहे, यह मेथड ऑफ एनालिसिस जो है इसका यूटिलाइज हम लोग करेंगे स्पेशली फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है मेथड ऑफ एनालिसिस। कुछ ऐसे मेथड हैं इसमें जो कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए भी अप्लाई होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक एग्जैक्ट मेथड होगा और दूसरा होगा अप्रॉक्सीमेट मेथड। एग्जैक्ट मेथड में दो तरह के मेथड के बारे में डिस्कस करना है। एग्जैक्ट मेथड जो होंगे दो तरह के होंगे। पहला जो होगा आपका फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, और दूसरा जो होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड या फिर स्टिफनेस मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं और सभी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेशल मेथड के बारे में आपके सिलेबस में जिक्र किया गया है। जैसे फोर्स मेथड की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर 6 से 7 तरह के मेथड आते हैं, जिसमें और डिस्प्लेसमेंट मेथड में भी आपको 6 से 7 तरह के मेथड आते हैं, जिसमें से मेन जो रूप से मेथड हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए, जैसे पहला है कॉलम एनालॉजी मेथड। ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि फोर्स मेथड में जो मेथड आते हैं उसमें से पढ़ना आपको दो ही मेथड है। ठीक है, तो पहला है कॉलम एनालॉजी मेथड, दूसरा है यूनिट लोड मेथड, तीसरा है क्लैपियंस थ्री मोमेंट थ्योरम। इस मेथड के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल्स में क्लैपियंस थ्री मोमेंट के हेल्प से, और यह डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए भी यूज होता है। ठीक है, क्लैपियंस थ्री मोमेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम में आपसे यहाँ पर 16 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला है कास्टिग्लियानो थ्योरम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी नहीं पढ़ना है और वर्चुअल वर्क डन मेथड भी नहीं पढ़ना है, यानी कि यहाँ से आपको क्लैपियंस थ्री मोमेंट थ्योरम पढ़ना है। यूनिट लोड मेथड के अंतर्गत आएगा दो मेथड और इसमें, जो कि कहलाता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकुले मेथड, वो दो मेथड वो पढ़ने हैं, और क्लैपियंस थ्री मोमेंट थ्योरम, यानी तीन मेथड आपको यहाँ से पढ़ने हैं। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, तो हार्डी क्रॉस मेथड ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, और इसको आप क्रॉस टिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्रॉस टिक कर लेंगे इसको। ये सब मेथड आपको नहीं पढ़ने हैं, ये सब मेथड आपको नहीं पढ़ना है। दो मेथड की और हम जिक्र किए हैं, जो कि डबल इंटीग्रेशन मेथड, और एक मेथड और है इसमें डबल इंटीग्रेशन के बाद, हाँ, एक मेथड और इसमें पढ़ना है। तो टोटल इसमें आपको तीन मेथड के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन के बाद मैकुले मेथड एक है, मैकुले मेथड। ठीक है, स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए ये दो मेथड इसमें पढ़ना है, और क्लैपियंस थ्री मोमेंट थ्योरम भी आपको पढ़ना है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे टॉस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और आपके फाइनल एग्जाम में कम से कम 32 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप जरूर पढ़ें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। यहाँ से भी आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आपको 8 से 16 नंबर के जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड आपके सिलेबस में भी हो सकता है कि आपको दिया हुआ हो। एंड लास्ट वन इज मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो मेथड है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और डिस्प्लेसमेंट में, और जिसके अंतर्गत में ये सभी मेथड आते हैं, और इन सभी मेथड में से जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो क्लैपियंस है और मेक मूवमेंट है। अगर आप ये दो मेथड सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं ना, तो हम बताते हैं आपको कम से कम 40 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे, कम से कम 40 मार्क्स आप बना करके आएंगे, सिर्फ ये दो मेथड पढ़ के जाते हैं तो। बाकी अगर मेथड ऑफ ज्वाइंट भी कर लेते हैं, मेथड ऑफ ट्रस भी कर लेते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन भी कर लेते हैं, तो आपका 60 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो इस तरह से टॉस में आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं और सारा वैल्यू को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे डीके और डीएस पर बेस्ड हमने इससे पहले वाले सेशन में हमने कंप्लीट किए थे डीके और डीएस के बारे में। तो कुछ और एग्जांपल्स उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे एक यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। इसमें पूछा जाएगा बताइए डीएस की वैल्यू कितना होगा और डीके का वैल्यू कितना होगा। तो डीएस कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा कि फ्रेम है कि ट्रस है, और सेकंड थिंग क्या देखते हैं इसमें 2D है कि 3D है।
ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद यह जो स्ट्रक्चर आएगा आपका, यह फ्रेम का स्ट्रक्चर में आएगा, फ्रेम में आएंगे। ठीक है। तो फ्रेम के लिए इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डीएस का। डीएस बराबर होता है क्या फ्रेम के लिए, 3m प्लस आर ई माइनस 3j। ठीक है। ये 2D स्ट्रक्चर है। सिक्स, अगर यहाँ पर हम 6 वाला पार्ट यूज करते जब ये 3D में रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मेंबर काउंट करेंगे कि मेंबर है कितना। मेंबर देखिए कितना काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेंबर की वैल्यू यहाँ पर 10 ये हो गए। और कई मेंबर दिख रहे हैं, एक यहाँ पर 11 और एक ये 12। तो मेंबर हो गए यहाँ पर कितने, 12। ज्वाइंट की बात करते हैं, ज्वाइंट कितने हैं तो देखते हैं। ज्वाइंट नंबर 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ज्वाइंट यहाँ पर 10 हो गए। तो प्लस आरी तब ज्वाइंट करेंगे। आरी का मतलब देखिए 3 हो जाते हैं फिक्स के लिए, 3 यहाँ भी फिक्स के लिए, 3 यहाँ पर भी फिक्स के लिए, 3 यहाँ पर भी, यानी कि 12 हो गए आरी की वैल्यू। और ज्वाइंट हो गए 10, तो 3 इंटू 10 कर दिए। कितना हो गया, 12 इंटू 3 36 प्लस 12 माइनस 30 कितने हो गए, 36 और 12, 36 में से 30 गया यहाँ पर, तो 6 और 36 में से 30 गए तो 6 यहाँ बच गए। और फिर आपको यहाँ पर 12 मिल गया। तो 12 और 6 मिलके कितने हो जाते हैं, 18। तो यहाँ डीएस की वैल्यू आपको इस तरह से मिल जाती है। टोटल कितने, तो 18 मिल जाते हैं। तो अगेन ये फिर हमारा इनडिटरमिनेट एंड स्टेबल का केस होगा, ग्रेटर देन 0 है। तो अब बात करते हैं डीके। तो डीके के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे ज्वाइंट और रिएक्शन के लिए, तो इसमें सबसे पहले ज्वाइंट देख लेते हैं। तो ज्वाइंट का डीके का फॉर्मूला 3j माइनस आर ई बन जाएगा, 3j माइनस आर ई। और जे का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10, और आर ई की वैल्यू है कितना, 12। तो देखिए कितना हो गया, 30 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर 18। ठीक है। तो यहाँ डीके और डीएस दोनों आपको मिल गए 18 के लिए। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, आप यहाँ पर मेंबर, ज्वाइंट और आर ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पर इजिली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपके पास में कुछ इस तरह का बीम दिया हुआ है, ये फिक्स एंड है, फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ पर आपको एक हिंज दिया हुआ है, हिंज सपोर्ट, और बीच में 2 रोलर दिए हुए हैं। इसमें पूछेगा, इसमें पूछ रहा है कि डीके क्या होगा। अगेन इस तरह का बीम जब भी देखे ना, ये होगा फ्रेम, फ्रेम होगा और 2D में है। तो इसके लिए डीएस का फॉर्मूला आप अप्लाई जब करेंगे, डीएस बराबर 3m प्लस आर ई माइनस 3j का। अगेन इसमें मेंबर की बात करें, मेंबर देखिए कितना है, 1 2 3। मेंबर यहाँ पर कितने हो गए, 3 मेंबर्स हो गए। अगेन ज्वाइंट कितने हो गए, ज्वाइंट देखिए 1, ज्वाइंट 2, ज्वाइंट 3 एंड ज्वाइंट 4। ज्वाइंट की वैल्यू 4। और आर ई की अगर बात कर ले तो 3 आर ई हो गए फिक्स के लिए, एक हो गया रोलर के लिए, एक हो गया रोलर, और हिंज के लिए हो गया 2। 3 4 5 और 2 7, आर ई की वैल्यू 7। तो यहाँ रख दीजिए 3 इंटू 3 प्लस आर ई की जगह पर 7 माइनस 3 इंटू 4 हो गया ज्वाइंट, कितना हो गया 9 प्लस 7, 9 7 16, और माइनस हो गया यहाँ पर माइनस 12। तो 9 और 7 हो गए 16, 16 में से 12 गया 4। तो डीएस की वैल्यू यहाँ पर होगी आपको 4। ठीक है। तो ये भी ग्रेटर देन 0, इनडिटरमिनेट एंड स्टेबल का केस ये भी बनेगा। तो इस तरह से हम कोई भी आपके पास में शेप का हो, कोई शेप कैसा भी हो, आपको यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट 1 में आपको इतना ही पढ़ना था, और यूनिट 1 के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के लिए। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।